हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये टॉपिक शुरू किया था। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में गाइस ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर देखा था। हमने यूनरी माइनस, यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये ऑपरेटर ओवरलोड करके देखे थे। आज हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके देखेंगे। गाइस आपको आइडिया है कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जिन्हें वर्क करने के लिए टू ऑपरेंड, टू वेरिएबल या टू कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो जिनको टू ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है गाइज वर्क करने के लिए, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। उसमें से हमने एक ऑपरेटर चूज किया है गाइज, वो है बाइनरी प्लस। इस बाइनरी का मतलब गाइज बाइनरी नंबर से इनका लेना देना नहीं है। बाइनरी का मतलब गाइज यहाँ पे टू, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जिस ऑपरेटर को वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो दो ऑपरेंड लगते हैं ना, इसलिए इसको बाइनरी कहा जाता है। तो बाइनरी प्लस होता है, बाइनरी माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलर एंड बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर गाइज, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो उसमें से हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाइनरी प्लस ये ऑपरेटर चूज किया है। तो गाइज जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्लास लिया था, वही क्लास हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे क्लास का नाम है नंबर, उसमें एक वेरिएबल है इंटीजर a, और देखो गाइज उसमें एक वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू किससे रीड कर रहे हैं? हम गेट डेटा नाम के फंक्शन से रीड कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेन से वैल्यू भेजेंगे। इनिशियली वो x में स्टोर होंगी और सेम वैल्यू देन कहाँ पे स्टोर होंगी? a में। जिस ऑब्जेक्ट से आप इसे कॉल करोगे वो ऑब्जेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। और सेम गाइज वही फंक्शन हमारा डिस्प्ले वाला, यहाँ पे हम जो वैल्यू रीड हुई है, कैलकुलेशन हुआ है, उसे डिस्प्ले करने का काम हमारा डिस्प्ले फंक्शन करेगा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गाइज हम चेंज करते हैं गेट डेटा के फंक्शन में, और जो गेट डेटा लिखा है उसके सामने ये हटा देता हूँ और उसके सामने गाइज मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। कुछ याद आया गाइज? अगर ऐसा नंबर में लिखूं किसी फंक्शन का नाम और वो नाम बराबर हमारे क्लास के नाम से मैच करता है तो उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू रीड करने वाले हैं। और इवन कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल है, यानी कि गाइज ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जब भी आप प्रोग्राम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ, आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो ऐसा दिखता है, और ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो क्यों बनाना चाहिए गाइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? ताकि जो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हैंडल करने के लिए। नहीं तो पता है गाइज, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें आपको वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, और जिसमें वैल्यू पास नहीं करनी है ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे हैंडल कर देगा। तो गाइज मैंने सिर्फ गेट डेटा नाम के फंक्शन में चेंज किया है और उसके जगह कंस्ट्रक्टर यूज किया है। और कंस्ट्रक्टर ये टॉपिक आपको आना चाहिए, थोड़ी सी रिवीजन होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्लास में मॉडिफिकेशन किए हैं। अदरवाइज गेट डेटा से भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइज मेन की तरफ। थोड़ी देर के लिए क्लास को भूल जाओ कि ऊपर हमने जो बनाया है, और पहले तो हम एक दो नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10 लिया है एंड y इज इक्वल टू गाइज मैंने यहाँ पे 20 लिया है। दो हमारे यहाँ पे वेरिएबल हैं। तो मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है। तो एडिशन करनी है तो आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा गाइज। तो उसके पहले आपको x लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको y लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। तो गाइज ये एडिशन करने का हमारा फॉर्मूला हो गया x प्लस y। अगर इसे आप कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं, और इसे अगर आप रन भी करते हैं तो कुछ भी आपको दिखने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने एडिशन तो की गाइस, बट आपको आंसर क्यों नहीं मिला? देखो कैलकुलेशन तो हुआ है गाइस, एक्स और वाई की एडिशन हुई है, बट फिर क्या नहीं हुआ है? आपने इसे डिस्प्ले नहीं किया है, और एज वेल एज इसको आपने कहीं पे स्टोर भी नहीं किया है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट गाइस बाइनरी ऑपरेटर की, कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसे एटलीस्ट आपको शो करवाना है, या फिर एटलीस्ट उसे आपको स्टोर करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं? आंसर को स्टोर करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर सम इज इक्वल टू, अब देखो गाइज ये हमारा कंप्लीट हो गया x प्लस वाई, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? सम में स्टोर होगा। तो अल्टीमेटली जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं गाइज वो आंसर वापस करते हैं। तो क्या यूनरी ऑपरेटर आंसर वापस नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, बट सेम वेरिएबल में वो आंसर स्टोर हो रहा था, इसलिए आपको उनको खुद होके आंसर वापस नहीं करना पड़ता था, बट बाइनरी ऑपरेटर को आंसर वापस करना पड़ता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब सच में आंसर स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है ये जानने के लिए सम नाम का एक मैसेज लिखते हैं गाइज, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर देते हैं और उसके सामने सम की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रन करने के बाद सम इज इक्वल टू 30 आंसर यहाँ पे आया है। सो गाइज हमें आपको तो इतना पता चल गया होगा कि बाइनरी प्लस ये ऑपरेटर नॉर्मल जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं उनके साथ अच्छे से वर्क करते हैं। तो अब रही बात, हमें चेक करना है क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। आपको इनिशियल आइडिया है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है जो ऑपरेटर
होते हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ वर्क करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इसे मैं फिलहाल हटा देता हूँ, आपको इनकी आइडिया है गाइस कि एडिशन कैसे करते हैं। तो चलो अब बनाते हैं हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ना ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखो और मैंने n1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, देन अगेन n2 नाम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और आपको ये भी आइडिया है गाइस कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास के, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होता है। तो मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो गाइज ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना वो कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें से एक भी वैल्यू पास नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो आपको यहां से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो देखो गाइज जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, साथ में मैं वैल्यू भी पास कर देता हूं। मैंने यहाँ पे 10 पास किया और n2 से मैंने यहाँ पे 20 पास किया है। तो इससे होता क्या है, जो गेट डेटा नाम के फंक्शन लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो भी तो हमारे लिए वैल्यू स्टोर करता है, तो कंस्ट्रक्टर भी हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू रीड कर रहा है। तो हमने एक फंक्शन बचाया है। अगर आपको लगता है कि मुझे कंस्ट्रक्टर से प्रोग्राम नहीं करना है तो आप गेट डेटा से भी कर सकते हैं। अब रही बात, चलो इनकी एडिशन करके देखते गाइज, n1 प्लस n2 ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने अर्लियर एक बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और सच में अलाउड करता है आपको कि नहीं करता है, चेक करो। जैसे ही आप रन करोगे इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन करके मैसेज आया है, यानी गाइज ये चीज अलाउड नहीं है, एक इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन है, पर फिर भी मुझे परफॉर्म करना है। ये एडिशन तो छोड़ो गाइज, मुझे आंसर भी ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। यानी मेरा एम है गाइज कि मुझे ऐसा कुछ करना है, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 होना चाहिए। बट क्या n3 हमारा डिक्लेयर है क्या गाइज? नहीं है। तो क्यों ना ऊपर ही उसे क्या कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो n3 में तो हम वैल्यू पास करेंगे नहीं, इसीलिए गाइज हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है जो वैल्यू पास नहीं करेगा ऑब्जेक्ट उसको हैंडल करने के लिए। तो हमें ये चीज अचीव करनी है। तो आप इसे कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्टिल वही एरर आएगा, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन। तो गाइज जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो वैल्यू वापस करते हैं, इसलिए आपको ऐसा कंप्लीट सिंटैक्स लिखना पड़ा। तो जो एडिशन का सिंटैक्स है वही हमको ऑब्जेक्ट में लिखना है और हमें इसे अचीव करना है, तो हम वो कर भी लेंगे। और आपको पता है गाइज जहां पे आपको ऑपरेटर का सपोर्ट नहीं मिलता है उसके जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो देखो गाइज हम यही प्रोग्राम को एक ऐड नाम के फंक्शन से कर सकते हैं। तो ऐड को पता है क्या होना पड़ेगा, इस क्लास का मेंबर होना पड़ेगा। तो हम इससे किससे कॉल करेंगे, n1 से कॉल करेंगे। तो n1 तो साथ में जाता ही है, तो ये जो दूसरा हमारा ऑपरेंड है क्यों ना उसको साथ में ऐसा भेजा जाए, है ना। तो गाइज ये पता है ऐसा प्रोग्राम हमने किया है, मैं अभी ये करने वाला नहीं हूं प्रोग्राम, बस आपको रिमाइंडर दे रहा हूं कि ऐसा हमने किया था। n1 से कॉल किया ऐड नाम के फंक्शन को और साथ में n2 वैल्यू भी पास की है और इनकी एडिशन हो जाएंगी और वो आपको ऑब्जेक्ट वापस कर देगा। दैट्स इट गाइज, ओके। तो ऐसा करते हैं तो ये हो भी जाएगा। तो बट हमें थोड़ा इसको अलग टेक्निक से करना है, क्यों ना फंक्शन का नाम चेंज करके प्लस कर दिया जाए। मैंने ऐड की जगह प्लस किया है और ये हमारे क्लास का मेंबर रहने वाला है, बस वो ऊपर लिखा नहीं है, थोड़ी देर में हम लिख लेंगे। तो गाइस प्लस नाम का ऑपरेटर होता है, फंक्शन का नाम हो सकता है क्या, आप चेक कर सकते हैं इसे कंपाइल करने के बाद। देखो मेंबर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, कंप्यूटर बोल रहा है कि ये क्लास का मेंबर होना चाहिए। बट गाइज ऐसे नाम अलाउड नहीं होते हैं, तो इसे आपको अलाउड करना है। तो इसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम गाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जहां पे ऐड लिखा था गाइज उसके जगह मैंने प्लस लिखा और उसको अलाउड करने के लिए इसके जगह मैंने क्या लिख दिया गाइज, ऑपरेटर लिख दिया है। तो ऐसा नाम अब हमारे कंपाइलर में पॉसिबल है, ओके। ये स्पेशल है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं गाइज, ऑपरेटर फंक्शन। कुछ भी नहीं है गाइज, ये बस आपने नाम चेंज किया है, ऐसा ही सोच के आपको ये पूरा प्रोग्राम बनाना है। तो बस इसे आपको अब क्या करना है, डिक्लेयर करना है और डिफाइन करना है। तो मैं क्लास में आया और इसे मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूं। तो गाइज हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ऑपरेटर और प्लस है, ओपनिंग एंड करली पैरेंथेसिस रहेगा और सेमीकोलन रहेगा। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले वो देखो क्या आ रहा है गाइज, n2 आ रहा है ना। तो n2 किसका वेरिएबल है, नंबर नाम के हमारे क्लास का वेरिएबल है, तो वो लिखो, ओके गाइज। और अब देखो गाइज ये आंसर वापस करता है और कहां पे स्टोर करता है, n3 में। तो n3 भी अगेन क्या है गाइज, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। तो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप कौन होता है, क्लास ही होता है। तो ये जो मैंने डिक्लेयर किया है ना, ये हमारा ऑपरेटर फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है और वो उस क्लास का मेंबर है। कैसे पता चला मेंबर है, क्योंकि इसके सामने फ्रेंड वगैरह लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है और क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में उसे डिक्लेयर किया गया है, तो ये उसका ही मेंबर है। चाहे तो आप यहीं पे इसे डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि इसे आप बाहर डिफाइन करो। तो बाहर कैसे डिफाइन करते हैं गाइस, सबसे पहले
रिटर्न डेटा टाइप लिखा जाता है इस फंक्शन का। जैसे वॉइड होता है ना डिस्प्ले वगैरह गाइज, तो इसका रिटर्न डेटा टाइप अपने आप में नंबर ही है। ओके, अब इसके बाद क्या डायरेक्ट ऐसा लिख दिया जाएगा ऑपरेटर प्लस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं, बट देन वो क्लास का मेंबर नहीं रहेगा। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है उसका आपको स्कोप बताना पड़ता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से। तो ऐसा मैंने नंबर और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, और जैसे आपने ऊपर आर्गुमेंट लिखे हैं ना गाइज, वैसे के वैसे आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं? आर्गुमेंट लिखने हैं। दैट्स इट, हमारा हेडर रेडी है, अब बस आपको कोडिंग लिखनी है। तो क्या होता है पहले वो चेक करो गाइज। जैसे आपने n110 लिखा यहाँ पे और n120 लिखा, इससे हुआ क्या गाइज? हम गए कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे, और अल्टीमेटली n1.a में 10 स्टोर हुआ है और n2.a में 20 स्टोर हुआ है। मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है। करने के लिए मैंने ये फंक्शन यहाँ पे, ऑपरेटर फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो देखो, अब जब ये फंक्शन कॉल होता है तो किसने कॉल किया है? n1 ने कॉल किया है। तो जो फंक्शन कॉल करता है ऑब्जेक्ट, वो भी साथ में जाता है, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी साथ में जाता है गाइस। तो पता है यहाँ पे जो n2 आया है वो इसमें कॉपी हो चुका है, तो क्यों ना कैलकुलेशन किया जाए। तो आंसर स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो मैंने n3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और n3.a में जो ऊपर हमारा वेरिएबल है, इसमें मैं a की वैल्यू और n2.a की वैल्यू ऐसे दोनों की एडिशन करके n3.a में मैं स्टोर करता हूं। गाइज आपको ये डाउट अब नहीं आना चाहिए कि सर इसके सामने आपने n1.a क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस फंक्शन को मेन से देखो किसने कॉल किया है? n1 ने कॉल किया है। तो जो कॉल करता है वो साथ में जाता है। तो ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हर जगह पे आपने a क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर क्लास में आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल है गाइज, और इसी वेरिएबल का यूज करके हम सब वैल्यू हैंडल करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉपी कैसे बन रही है एक ही, ये पूरे टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने उस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनेंगी, और हर कॉपी अलग अलग आंसर स्टोर करता है। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली n3.a में स्टोर है। तो क्यों ना गाइज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही वापस कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न n3 किया, तो ये जो रिटर्न किया हुआ आंसर है गाइज, वो इस n3 में जाके क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। तो बस आप इसे क्या कर दो? डिस्प्ले कर दो। तो क्यों ना थोड़ा मैसेज के साथ डिस्प्ले किया जाए। तो मैसेज लिख देते हैं सम इज इक्वल टू, नीचे n3 से हम डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। दैट्स इट गाइज, हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मतलब कि जो मुझे अचीव करना था वो मैंने कर लिया है, बस शॉर्टकट टेक्निक से अब करना बाकी है। तो इसे करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं गाइज, और रन करोगे देखो आंसर सम इज इक्वल टू 30 आया है। आप बोलेंगे सर वो 10 और 20 क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो आप उसे कॉल करो, आप मैसेज लिखो और कॉल करो, आपको वो भी दिख जाएंगे। देखो, तो हम यहाँ पे मैसेज भी लिख देते हैं, जैसे कि सी आउट का यूज करके फर्स्ट नंबर ऐसा मैसेज लिखा, और n1 से मैं डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारा पहला मैसेज। तो आप दूसरा मैसेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे सेकंड नंबर करके, और अब किससे कॉल करोगे गाइज? n2 से कॉल करोगे, तो आपको ये भी नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। दैट्स इट, खत्म। तो देखो, अगर इसे आप रन करते हैं, क्यों ना थोड़ी दूसरी वैल्यू ली जाए। तो मैंने यहाँ से 30 पास किया गाइज, और यहाँ से 50 पास किया, ताकि आंसर कितना आना चाहिए? हमारा 80 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं चेक करके, फर्स्ट नंबर 30, सेकंड नंबर 50, और आंसर कितना आ गया? 80 आ गया है। तो गाइज ये जो आपने अरेंजमेंट की है ऑपरेटर फंक्शन बना के, इसका यूज करके जो पहले पॉसिबल नहीं था, अब वो आप अचीव कर सकते हैं। n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ये सब कुछ हमने जो इतना कुछ किया है ना गाइज, हम चाहते हैं कि जैसे ये प्लस, ये बाइनरी प्लस ऑपरेटर है जो बिल्टिंग के साथ काम करता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करने को होना। जैसा x प्लस वाई हमने अर्लियर किया था, बिल्कुल हमने सम में वैल्यू स्टोर की थी, वही सिंटैक्स फॉलो किया था। तो ऑब्जेक्ट के साथ भी वो होना चाहिए, इसलिए हमने इस फंक्शन का यूज किया है। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर फंक्शन बोलते हैं। और उसमें से भी हमने कौन सा ऑपरेटर गाइज आपने यहाँ पे करके रखा है? ओवरलोड बाइनरी प्लस। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो होगा क्या? देखो चेक करके, फिर आप जैसे कंपाइल करोगे इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन करके आया है। अगर आप चाहते हैं कि माइनस भी साइन इस ऑब्जेक्ट के साथ काम करे, मल्टीप्लीकेशन साइन काम करे, डिवीजन काम करे, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल हर ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। एक प्रोग्राम में आप कितने भी ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको ये टॉपिक समझा होगा। तो सेम प्रोग्राम हम करते हैं फ्रेंड फंक्शन से। तो देखो गाइज, हम चेंजेस कहाँ पे करते हैं? मेन में हम एक भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसी वैल्यू रीड की है, जैसे हमने डिस्प्ले की है, jaiसे कॉलिंग की है, वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमें सिंटैक्स चेंज नहीं करना है। सिंटैक्स चेंज करोगे तो फिर फ्रेंड फंक्शन का फायदा ही क्या है? बस गाइज, आप कॉलिंग इंटरनल क्या कॉलिंग हो रही है वो देखनी है।
अगर ऑपरेटर प्लस को आप फ्रेंड बनाते हैं, हमको वही फ्रेंड बनाना है, तो क्या फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता ना गाइज? तो कॉल नहीं किया जा सकता है, तो फिर जो n1 वहां से हटा है वो आपको यहां से एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। दैट्स इट, इतना आपको समझा? देखो, जो चीज कॉलिंग से हट जाती हैं वो आर्गुमेंट में चली जाती हैं। और यहां से एक पॉइंट आपको समझना है, अगर ऑपरेटर फंक्शन मेंबर फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेटर अगर आप ओवरलोड कर रहे हैं तो आपको एक ही आर्गुमेंट पास करना पड़ता है या एक ही ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। बट अगर वो फ्रेंड फंक्शन है तो आपको वहां से 2 ऑब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं और यूनरी में भी एक करना पड़ता है। और ऑपरेटर फंक्शन अगर मेंबर फंक्शन है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हमें उनके फीचर्स वगैरह ऐसे ही देखने हैं। तो अब देखो गाइज, हम वापस क्लास में आते हैं और इसके आगे मैं लिख देता हूं फ्रेंड। और जैसे ही आपने डिक्लेरेशन में इस फंक्शन के सामने फ्रेंड लगा दिया गाइज, ये हमारे क्लास का मेंबर नहीं रहा है, एक नॉर्मल फंक्शन रहा है। तो नॉर्मल फंक्शन है तो आप ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का नाम इसके सामने लिख पाएंगे क्या? नहीं। मैं चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट फंक्शन रहे। तो गाइज, ये जो दिख रहा है ना आपको, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो हमने क्या चेंजेस किए थे मेन में? देखो, मतलब कि इंटरनली जो कॉलिंग में क्या चेंजेस किए थे, आपको यहां से क्या पास करना पड़ता है? n1 एंड n2। तो फिलहाल के लिए जब मैं चेंजेस कर रहा था तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बस गाइज वो चेंजेस यहाँ पे मेड कर लो। तो नंबर n1 लिख दो यहाँ पे। तो क्यों आया समझा ना आपको, कि वहां से कॉलिंग ही हम इससे नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहां से एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा। तो ऊपर भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने n1 एंड n2 दोनों पास किए हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट पास किए हैं। दैट्स इट गाइज, हो गया इतना। नाउ तो अब नहीं क्या, ये पूरा प्रोग्राम गाइज ऐसे का ऐसा ही है, बस ये ए के सामने आपको अब n1 लगाना पड़ेगा। तो अगेन गाइज, आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि पहले नहीं लगाया था अब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले वो मेंबर फंक्शन था प्रीवियस प्रोग्राम में, अब ये मेंबर फंक्शन नहीं है। जब कॉलिंग ही नहीं आपने n1 से की तो n1 आएगा ही नहीं था ना। तो अब आपने n1 को पास किया है एक्सप्लिसिटली खुद होके, तब जाके आपको इसके आगे ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये चेंजेस करने हैं अगर आप सेम प्रोग्राम किससे करते हैं? फ्रेंड फंक्शन से करते हैं। तो ओके गाइज, आई होप सो कि आपको इतना समझा हो। तो बाकी सिंटैक्स कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे का वैसा है। आपने 30-50 पास किए हैं गाइज, आपको आंसर भी वैसे ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं। अगर आपको डाउट है कि पता नहीं वो आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप दूसरे नंबर लो गाइज। मैंने यहाँ से 100 भेजा और यहाँ से 500 भेजा, तो आंसर कितना आना चाहिए? 600। तो देखो गाइज, ये फ्रेंड फंक्शन से भी काम करता है। तो गाइज, इस तरीके से ओवरलोडिंग होती है बाइनरी ऑपरेटर की एंड यूनरी ऑपरेटर की, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। तो इसी थीम के ऊपर गाइज दूसरा प्रोग्राम आता है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करके बतानी पड़ती है, और वो भी गाइज ओवरलोडिंग से। बाइनरी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन बताना पड़ता है। थ्योरी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन रहता है। तो चलो गाइज, इसी प्रोग्राम में चेंजेस करके हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम जाते हैं क्लास के अंदर और जो जो चेंजेस पॉसिबल हैं वो कर लेते हैं। तो क्यों ना पहले गाइज इस क्लास का नाम चेंज करके कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, क्योंकि वैसे बोला तो नहीं गया है बट डेमोन्स्ट्रेशन है, अच्छा दिखना चाहिए, तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है। और गाइज आपको आइडिया है कि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू रीड करनी है तो आपको 2-2 वैल्यूज रीड करनी पड़ती हैं, और हम उसे फ्लोट लिखेंगे। आप चाहे तो इंटीजर भी रख सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो रियल और दूसरा जो पार्ट होता है गाइज वो होता है इमेजिनरी। ओके, और सेम गाइज हम कंस्ट्रक्टर से ही रीड करेंगे। ओके, और इस बार और एक टॉपिक थोड़ा सा नहीं, हम अलग से इसमें टेस्ट करेंगे, बताता हूं क्या करेंगे हम। तो कॉम्प्लेक्स लिखा, तो ये जो एक्स है ना, ये हमारा रियल पार्ट रहेगा, तो ये बाहर से आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट एक्स लिखा। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है गाइज वो आने वाला है y में। ओके, तो पहली वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं रियल में जो x में से आएंगी, और दूसरी वैल्यू गाइज हम स्टोर कर देते हैं इमेजिनरी से। और इसका यूज करके हम 2 वैल्यू तो रीड करने ही वाले हैं। और साथ ही साथ में ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉम्प्लेक्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का नाम हमने चेंज किया है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किया है। और डिस्प्ले में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले रियल पार्ट शो होगा गाइज, इसके बाद स्पेस प्लस ये होगा, और उसके बाद हमको प्रिंट करना पड़ता है इमेजिनरी पार्ट, और उसके पीछे आपको लगाना पड़ता है आई। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले करने का तरीका। पहले तो इसे हम मेंबर फंक्शन से करके देखेंगे। तो मैंने इसके सामने का फ्रेंड हटा दिया, और देखो गाइस कितना सिंपल होता है।
आप जस्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखो, ऑपरेटर प्लस लिखो यहाँ पे, और इसके अंदर अब देखो फ्रेंड फंक्शन तो नहीं रहा, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन रहा, मेंबर फंक्शन रहा, तो इसमें एक ही वैल्यू आएंगी। तो अगेन आपको डाउट है क्या गाइस, दूसरी वैल्यू कहाँ से आएंगी, जो उसे कॉल करेगा उसी से वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। तो अगेन आपको इसे डिफाइन करना है गाइस, तो डिफाइन करना है तो आपको इसको आपने बाहर निकाला है, तो रिटर्न डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स, ओके, और क्लास का नाम भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स, और उससे बिलोंग करता है ऑपरेटर प्लस, और इसमें एक ही वैल्यू आने वाली है, और वो नंबर नाम की नहीं रहेंगी गाइस, अब उसके जगह पे क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा। और रही बात गाइस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, सेम नंबर की जगह आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स, ओके, ऑब्जेक्ट के नाम n1 n2 n3 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैलकुलेशन करते समय देखो आपको रियल पार्ट की एडिशन करनी है। तो देखो गाइज, मैं ये हटा के इसकी जगह पे जस्ट रियल लिख रहा हूं। आप बोलेंगे सर n1 क्यों नहीं लगा है, वही मेरा हमेशा आंसर रहेगा, इसे कोई तो कॉल करने वाला है, और जो कॉल करेगा वो इसके साथ आने ही वाला है। और n2 डॉट आप क्या करोगे गाइस, रियल, क्योंकि इसे आपको भेजना पड़ेगा। तो ये होगी हमारे रियल नंबर की एडिशन गाइस। तो अब करेंगे इमेजिनरी नंबर की एडिशन। तो इमेजिनरी की एडिशन कैसे करोगे, इमेजिनरी पार्ट n1 का जो इम्प्लिसिटली आने ही वाला है, और n2 का इमेजिनरी पार्ट, ऐसे दोनों की एडिशन हो जाएंगी, और इससे आप इसको रिटर्न कर दो। हमारा क्लास रेडी है गाइस, खत्म, ऐसा ही क्लास रहेगा। मैंने जस्ट चेंजेस किए हैं, नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स लिया है, नंबर में एक वैल्यू रीड हो रही थी गाइस, यहाँ पे दो वैल्यू रीड हो रही है, बस ऐसा ही आपको यहाँ पे समझना है। तो अब ये चीज तो रहेंगी नहीं, इसकी जगह हमारे कॉम्प्लेक्स क्लास के यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये हो गया हमारा क्लास गाइस। तो चलो मेन में जाते हैं। तो अच्छे से अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो क्लास का नाम लिखो। और गाइस पता है क्या, अगर मैंने C1 ऑब्जेक्ट बनाया, C2 बनाया, C3 बनाया, तो भी ये प्रोग्राम वर्क करता है, ओके। तो हम वैसा ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारे लिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और C3 में हम उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी डायनामिक इनिशियलाइजेशन। देखो गाइस, आप ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर को। तो यहां से आप वैल्यू भेजो ना, कुछ भी आपको जो लगती है वो। तो मैंने 4 और 5 भेजी है, तो इससे होता क्या है पहले वो चेक करो। तो ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन है, ये 4 और 5 आप चाहे तो यहां पे भी लिख सकते थे। तो ये टॉपिक भी हमने स्टडी किया है। तो हम ऊपर यहां पे आएंगे गाइस, और देखो वो जो 4 और 5 है ना, पहले x और y में स्टोर हो जाएंगे, देन यहाँ पे स्टोर होंगे। तो पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, C1 डॉट रियल में हमारा 4 स्टोर हो गया, ओके गाइस, और C1 डॉट इमेजिनरी में हमारा 5 स्टोर हो गया। जो कॉल करता है वो साथ में ही जाता है, इसके आपको अच्छे से आइडिया है। तो क्यों ना दूसरा कॉलिंग किया जाए, दूसरा इनिशियलाइजेशन किया जाए। C2 इज इक्वल टू, अगेन आप कंस्ट्रक्टर का नाम लिखो स्पेशल फंक्शन का, और आप यहाँ पे वैल्यू लिख लो। देखो मैंने यहाँ पे 1 और 2 भेजा है। तो पता है इस कॉलिंग से क्या होगा, ये भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अब की बार पता है यहाँ पे गाइस C2 आया है, तो C2 डॉट रियल में स्टोर हुआ है 1, और गाइस C2 डॉट इमेजिनरी में स्टोर हुआ है 2। आपने जो भेजा होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस ये हमारे रियल और इमेजिनरी वैल्यूज हो गई, यानी कि एक नंबर में दो वैल्यू है। अब रही बात आपको इनकी एडिशन करनी है, या पहले क्यों ना इसे डिस्प्ले किया जाए। तो फर्स्ट नंबर लिखा है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ऐसा हमने कुछ किया। अब हमारे ऑब्जेक्ट के नाम n1 और n2 नहीं है, तो क्या है गाइस, C1 है, और यहाँ पे क्या है, C2 है, ओके। और अब मैं चाहता हूं कि इस C3 में क्या स्टोर हो जाए गाइस, C1 ने जो रीड की है वैल्यू C2 के साथ ऐड हो जाए। तो अल्टीमेटली पता है यहाँ पे कॉलिंग कैसे हो रही है, C3 इज इक्वल टू ऑपरेटर प्लस, ऐसा रहेगा क्या, आपको इसे कॉल भी करना पड़ेगा C1। तो पहले क्यों नहीं कॉल कर रहे थे, क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन था ना प्रीवियस के प्रोग्राम में। अब मैंने फिर से उसे मेंबर फंक्शन बना दिया। देखो C1 ने कॉल किया है तो ऑटोमेटिक जाता है। आप बोलेंगे सर हम तो कॉल नहीं कर रहे, हम तो ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं। तो फिर भी गाइस ये शॉर्टकट है, एक्चुअली इंटरनली यही हो रहा है, बस हमने सिंटैक्स का यूज करके उस फंक्शन को कॉल किया और ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको बस यहां से एक ही वैल्यू भेजनी पड़ेगी। मैं ये भी कमेंट में बता रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा इंटरनली होगा। तो अब देखो मैंने यहां से ऐसा इसे कॉल किया है, एक्चुअली इन्होंने ही कॉल किया है, मैंने जस्ट आपको सिंटैक्स से इसे समझाया है। तो अब मैंने ऊपर कोडिंग करते समय यहाँ पे
N1 N2 लिखा है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है गाइस? नहीं पड़ता है। वो जो C2 है ना वो N2 में कॉपी हो जाता है, इतना ध्यान में रखो। और जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहे हैं वो N3 में स्टोर हो रहा है ना, तो जैसे ही आप यहाँ से रिटर्न करोगे N3, वो C3 में जाके स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, खत्म हमारा प्रोग्राम। अब सम इज इक्वल टू, बस आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉलिंग करते समय C3 लिखना पड़ेगा। एक कमेंट का यहाँ पे सिंबल है, उसे भी मैं हटा देता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो कुछ भी एरर यहाँ पे नहीं है। तो चलो फिर रन करके देखते हैं और सच में हमारा आंसर आया है कि नहीं आया वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे ख्याल से प्रिंट हुआ है, सेकंड भी हुआ है और सम भी हुआ है, फिर दिख क्यों नहीं रहा है गाइस? तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम, हमारा एंडल हमने नहीं लगाया, तो चलो वो लगा देते हैं। तो हमें एंडल डिस्प्ले नाम के फंक्शन में लगाना पड़ेगा। तो हम चेंजेस करते करते वो उतनी सी चीज रह गई थी। तो आप बोलेंगे सर एग्जाम में ऐसी मिस्टेक हुई, एंडल नहीं लगाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। एंडल स्लैश ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, ताकि हमारा ये आउटपुट वगैरह अच्छे से दिखे। तो फिर से इसे रन करते हैं और अब चेक करते हैं। देखो गाइस, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आया बराबर 4 + 5 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 है, और देखो 4 + 1 5 एंड 5 + 2 7। दैट्स इट गाइस, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है और कभी कभी गाइस रेयरली ये हमारे थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, अगर आपने ये प्रोग्राम ऑपरेटर फंक्शन से किया है और वो भी मेंबर फंक्शन से किया है, तो क्या इसे फ्रेंड फंक्शन से नहीं किया जा सकता है गाइस? किया जा सकता है, बस आपको लिटिल बिट यहाँ पे चेंजेस करने हैं। इसके जगह फ्रेंड लिखना है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास का नाम हटाना है और इसके बाद इसके अंदर और एक ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं आपके ऊपर वो छोड़ देता हूँ, आप उतनी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं गाइस। तो अगेन मेरा हमेशा कहना है गाइस, ये प्रोग्राम समझने के लिए समझ जाते हैं यहाँ पे देखने के बाद, पर जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो तब तक ये प्रोग्राम समझने वाले नहीं हैं। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्रोग्राम्स बाइनरी प्लस ऑपरेटर के ऊपर, जिसको हमने ओवरलोड किया है। अगली क्लास में हम इसके थ्योरी टॉपिक देखेंगे। तो अगर गाइज ये दोनों क्लासेस के आप कोई प्रोग्राम अच्छे से समझ गए हैं, प्रीवियस वाले और ये वाले, तो आपको थ्योरी टॉपिक भी बहुत ईजी जाएगा। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।